गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो हमारे फिजिक्स 11th का नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो पहले दो वीडियोस रहे इस सीरीज के, मैं उनको भी एनसीईआरटी के थ्रू ही बनाऊंगा। तो उन वीडियोस के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। जो आपके रिलेवेंट कंटेंट है उसके जो वीडियोस हैं वो मैं पहले लेके आ रहा हूँ। तो उसी सीरीज में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन को पढ़ने वाले हैं। तो मोशन मोशन क्या होता है? मोशन बहुत कॉमन सी टर्म है, हम क्लास 6 से इसको पढ़ते आ रहे हैं। मोशन एक कॉमन टर्म है। इट इज वेरी कॉमन, सो कॉमन दैट वी कैन ऑब्जर्व एनीथिंग अराउंड अस विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। तो मोशन क्या होता है? मोशन होता है चेंज इन पोजीशन। किसका? ऑब्जेक्ट का। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा है उसको हम मोशन कहते हैं। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम वॉक करते हैं, बाइक को राइड करते हैं, तब हम मोशन में होते हैं। जब हम सो भी रहे होते तब भी हमारे जो एयर हमारे लंग्स के अंदर जा रही है, जो हमारे बाहर आ रही है एयर, उसके अलावा जो हमारे ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरीज में, वीन्स में, इन सब के अंदर भी मोशन होता है। जो पत्तियां गिर रही हैं पेड़ों से, जो वाटर फ्लो कर रहा है डैम से, इन सब के अंदर हमारा जो मोशन है कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है। हमारी अर्थ जो हर 24 आवर्स में अपनी एक्सिस पे रोटेट कर जाती है, वो भी हमारे मोशन का एग्जांपल है। सन, हमारा जो सन है वो मिल्की वे के अराउंड अपने जो मूव कर रहा है, वो भी हमारा मोशन है। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं मोशन के। छोटे छोटे चींटी से लेके हमारे सेलेस्टियल बॉडीज तक हर कोई जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है किसी न किसी के अराउंड। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि मोशन को हम उसकी डेफिनेशन क्या दें। मोशन की हम डेफिनेशन दे रहे हैं कि एनीथिंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर मोशन को ही डिस्क्राइब करने वाले हैं। हम इस चैप्टर के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। उन सबको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन में जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। For a case, rectilinear motion will be uniform motion. A set of simple equations can be obtained. इसको समझने के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी भी समझना पड़ेगा। तो रेक्टिलिनियर मोशन हम समझ लेते हैं। तो क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो हम उसको जब स्टडी करते हैं तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस में है? ये रेक्टिलिनियर मोशन में मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विल कॉल इट अ रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होगा? जब वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है। ये सब चीजें हम क्लास 5th से तो नहीं, 6th 7th से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब इनको 11th क्लास में ऐसा क्या हो जाता है कि हम ये फिर से पढ़ने पड़ते हैं। 11th क्लास में हमें इनके मैथमेटिकल्स जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं हमारे। हमें इन्हीं मोशन को समझने के लिए मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ता है। इस वजह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनता चला जाता है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। आप धीरे धीरे इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अभी हमने पढ़ा हुआ है जैसे कि चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन विद ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, इसको हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। इसको समझने के लिए ना हमें एक रेफरेंस पॉइंट रखना पड़ता है एंड ए सेट ऑफ एक्सिस। हमें रेफरेंस पॉइंट रखना पड़ता है। देखिए हम जैसे पढ़ते आए हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। अब इसके अलावा भी हम एक और एक्सिस को इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि होगी हमारी जेड एक्सिस। हम जो मोशन की बात करेंगे तो हम उसमें 3 डायमेंशनल, 3D जो मोशन है उसकी बात करेंगे। हम जो 2 डायमेंशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसको हम थोड़ा सा पीछे छोड़ देंगे, और 11th क्लास में हम 3 डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन विच इज जेड डायमेंशन, उसको भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें 3 परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो एक्सिस हैं वो हमारी होती हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स, वाई और ये जेड, ये 3 हमारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को, थंब को, तीनों को एक साथ
अगर आप करते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती हैं, एक्सेस बन जाती हैं। अपने थंब को उठाइए, अपनी इंडेक्स फिंगर को उठाइए, अपने मिडिल फिंगर को उठाइए और तीनों को एक दूसरे से एक आप अगर 90 डिग्री एंगल पे रखेंगे तो आपको एक कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल जाएगा, जिसका जो ओरिजिन होगा उसको हम क्या बनेंगे, उसको हम ओ बोलेंगे। ठीक है, और ये ओ हमारा क्या बनेगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एक्सिस कॉल्ड ओरिजिन विल सर्व एज द रेफरेंस पॉइंट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। सारे जो मोशन होगा उसको हम इसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई एंड जेड डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ओ के रेस्पेक्ट में जहां भी उसकी पोजीशन होगी एक्स वाई जेड, तो वो पोजीशन हमें क्या देगा, वो हमें बताएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कहां पर स्टैंड कर रहा है, कहां पर है। टू मेजर टाइम वी पोजीशन अ क्लॉक इन दिस सिस्टम। अब देखो, हमने ये समझ लिया कि हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, हमें ये मिल गई। अब उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोशन की। मोशन क्या है, चेंज इन पोजीशन विद टाइम। अब टाइम की तो हमने बात की नहीं थी, अब हम क्या कर रहे हैं, टाइम को भी इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे ही हम इस सिस्टम के अंदर, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर टाइम को भी इंक्लूड कर लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ हम एक क्लॉक को भी पोजीशन कर रहे हैं। इस क्लॉक के पोजीशन के होने के साथ साथ ही, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्लॉक के आ जाने के साथ ही, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहां से हम चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। ये हमारा अभी तक का जिस्ट है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले हम एक्स वाई प्लेन के अंदर समझते थे, अब हम एक्स वाई जेड एक 3 डायमेंशनल प्लेन के अंदर समझेंगे कि हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। उसके साथ साथ हम उसमें एक क्लॉक भी सॉरी उसमें हम एक क्लॉक भी ऐड कर रहे हैं। उस क्लॉक की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो 3 डायमेंशनल प्लेन था, 3 डायमेंशनल हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उसके साथ साथ हमारा एक क्लॉक भी आ जाएगा। तो अब हम उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। If one or more coordinates of an object change with time, we say that the object is in motion. अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन सब में अपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर वो चेंज नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, वो रेस्ट पोजीशन में है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। चेंज इन पोजीशन को हम क्या कहेंगे, चेंज इन पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे कि वो मोशन में है। अब चेंज इन, नो चेंज इन पोजीशन, अब कोई भी चेंज इन पोजीशन नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो रेस्ट में है। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। द चॉइस ऑफ अ सेट ऑफ एक्सिस इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अब ये क्या होगा कि हमारा जो चॉइस है कि हम कैसे उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, वो हमारे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वन डायमेंशनल हमें मोशन डिस्क्राइब करना है तो हम सिर्फ एक एक्सिस लेंगे, अगर 2 डायमेंशन है तो 2 एक्सिस लेंगे, 3 है तो 3 एक्सिस लेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूजन फॉर द डिस्क्रिप्शन। अब किस हिसाब से हम मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम कहें कि एक कार मूव कर रही है, हम उसको क्या कर रहे हैं, इफ यू आर सेइंग दैट a car is moving on a road, you're describing the car with respect to a frame of reference attached to you or to the ground। मतलब हम एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, या तो हमारे रिस्पेक्ट में होगा या फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। बट विद रिस्पेक्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड विद द पर्सन सिटिंग इन द कार इज द बेस्ट। लेकिन जो इंडिविजुअल कार के अंदर है, हम देखो, हम एक कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कार मूव कर रही है, एक कार मूव कर रही है, हम यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं कि कार मूव कर रही है, मूव कर रही है कार, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कार मूव कर रही है। लेकिन वो इंडिविजुअल जो कार के अंदर बैठा हुआ है, उसके रेफरेंस से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कार जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, तो हम मोशन को समझने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना पड़ेगा कि हम कहाँ से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जहां से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करना स्टार्ट करते हैं, हमारे मोशन की डेफिनेशन जो है वहां पे चेंज हो जाती है। तो सिर्फ चेंज इन पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, चेंज इन पोजीशन के साथ साथ हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम रेफरेंस फ्रेम भी कह रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है।
तो डिस्क्राइब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वी कैन चूज एक्स एक्सिस। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में एक्स एक्सिस को चूज कर सकते हैं, सो दैट इट coincides with the path of the object. We measure the position of the object with reference to the conveniently chosen origin. हम O के रेस्पेक्ट में जो हमारा मोशन है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो एक्स एक्सिस है, O है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसमें अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स आएंगे, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। राइट, अब आगे डिस्कस करते हैं। इसमें जो हमारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आएगी, मान लो यहाँ पे है 0, यहाँ पे 60, यहाँ पे 120, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो वो हमें क्या वैल्यू देगा, 120 पॉजिटिव 120। अगर ऐसे हम पीछे की तरफ जाते हैं तो हमें क्या देगा, वो नेगेटिव में वैल्यूज हमें देगा। अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा ओरिजिन, ओरिजिन आ गया। यहाँ से हम एक्स एक्सिस को ओरिजिन हम मान रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो हमारी वैल्यूज जो आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यूज हमारी नेगेटिव आएंगी। ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन का रेक्टिलिनियर मोशन का हमारा एक एग्जांपल हो सकता है। आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी जो कार थी वो एट 0 थी, एट टाइम t0 हमारी कार जो थी उसकी पोजीशन 0 थी। और उसके बाद हमने क्या किया, लेट पी क्यू आर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द कार एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब इसको थोड़ा सा हम जूम इन आउट कर लेते हैं ताकि आपको देखने में थोड़ी परेशानी ना हो। जो हमारा कार था, इट वाज एट x इज इक्वल टू 0 एट टाइम t। यहाँ पे थी हमारी कार x इक्वल टू 0 पे, टाइम 0 पे। p q r हमारी क्या है, p q r हमारी डिफरेंट इंस्टेंट्स है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे गया है, 0 टू o टू p गया है, फिर o टू p टू q गया है। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव किया है। तो हमारा मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट उसने क्या किया है, 0 टू ओ टू पी गया है। तो ओ टू पी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 360 मीटर्स। अब ओ टू पी हमारा 360 मीटर्स है, ओ टू क्यू हमारा कितना है, 240 मीटर्स है। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल पाथ है, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं, हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, ओ टू पी गया है, फिर पी टू आर गया है, तो हमारा उसका टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस हमारा आ जाएगा बेसिकली, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कि उसने टोटल कितना पाथ कवर किया है। तो हम 360 और उसमें ये हमारा 360 प्लस 120 ये भी ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 480 उसने क्या किया है, टोटल डिस्टेंस कवर किया है फ्रॉम ओ टू पी एंड पी टू आर। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ओ और आर के बीच में जो हमारा डिस्टेंस आएगा विच इज -120 मीटर, इट विल बी आर डिस्प्लेसमेंट। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से बता देता हूँ। हमारा जो डिस्टेंस होता है वो होगा हमारा टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो हमारा मान लो ऑब्जेक्ट ने ओ टू पी इसने कवर किया है कुछ डिस्टेंस, ओ टू पी इसने 360 मीटर कवर किया है, राइट, 360 मीटर कवर किया है। अब वो पी टू आर गया है, पी टू आर जब गया है तो उसने एडिशनल 120 जो 360 प्लस 120 360 प्लस 120 पी से उसने 480 मीटर डिस्टेंस कवर किया है आर तक आने में। तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ओ टू आर 360 प्लस 480। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ओ टू आर के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, दैट विल बी द ओ टू आर विच इज 120 मीटर। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, इट इज योर डिस्प्लेसमेंट, और जो टोटल हमने पाथ कवर किया है दैट विल बी आर डिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें एक और चीज आपको समझनी है कि ये मैंने बुक का एग्जांपल नहीं लिया है, थोड़ा सा मैंने अपने तरफ से इसको ऐड ऑन किया है। बुक का एग्जांपल आप पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक नई चीज समझते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट जैसे कि आपको पता है कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
और इसको कवर करने में उसको जितना टाइम लगा है उसको हम डेल्टा टी से डिनोट कर रहे हैं। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, राइट। डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो जैसे हम बात कर रहे थे डिस्टेंस की डिस्टेंस में हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास हमारे पास सिर्फ नंबर है, 360 मीटर भाई उसने मूव किया है, 120 मीटर उसने मूव किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और नंबर भी होता है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी क्वांटिटीज, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेक्टर्स बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उसको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। देखो हमारा एक डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स टू माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन। अगर हमारा ये पॉजिटिव वैल्यू है, अगर ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारा जो डेल्टा एक्स है वो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। अगर हमारी वैल्यूज नेगेटिव में आ रही हैं, एक्स टू नेगेटिव में है, तो हमारा ये नेगेटिव में हो जाएगा। देखो वन डायमेंशनल प्लेन में सिर्फ दो ही डायरेक्शन होती है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, या तो आगे पीछे या ऊपर नीचे, यही हमारी दो डायरेक्शन होती हैं। इसको हम एक्स या प्लस या माइनस से डिनोट करते हैं। हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें हम इसको प्लस या माइनस से डिनोट कर सकते हैं, राइट। द डिस्प्लेसमेंट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 360 मीटर एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव एक्स। तो अगर देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ, अगर हम 0 टू P की बात करें तो इस केस में O टू P जो हमारा है, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, इसको मैं इरेज करके फिर से बता देता हूं आपको। ये देखिए इस वाले स्ट्रेट लाइन केस में अगर हम 0 टू P की बात करें, O टू P की बात करें, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा अभी हम इस O2 इस पोजीशन O2 P की पोजीशन के बीच ही बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा x विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1। x2 कितना है हमारा 360, राइट, माइनस x1 कितना है 0, तो ये आ जाएगा हमारा पॉजिटिव 360 मीटर, राइट। अब हम बात करें P2Q की, P2Q, P हमारा क्या है, P हमारा है 360, उसको माइनस कर रहे हैं 240 से, ये आ जाएगा हमारा माइनस 120 मीटर। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा है, ये हमारा बता रहा है कि हम उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो देयरफॉर द नेगेटिव साइंस इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट। तो हमारा वेक्टर जो होता है वो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल टू द पाथ ऑफ द लाइन ट्रेवर्स बाय द ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा दोनों चीजों में रहता है, लेकिन डायरेक्शन हमारी सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज में ही रहती है। ये आप रीड आउट कर लेना, इसको ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। तो इसमें वीडियो में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा, वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज को पढ़ा। आगे की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने की कोशिश करेंगे और हम ग्राफ्स की हेल्प से उनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।